हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है, हमारी एसएसटी की सीरीज चल रही है। इसमें मैं आपको क्लास 6 का चैप्टर 6 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य पढ़ाऊंगी। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, यानी एक राज्य, गणराज्य, प्राचीन गणराज्य के बारे में पढ़ना है, राजा के बारे में पढ़ना है और राज्य के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। चुनाव का दिन। अब देखिए, चुनाव का दिन था उस समय। जब संकरण उठा तो उसे देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। अब यहाँ एक लड़का जो है वो उसका नाम संकरण है, ठीक है। वो उठता है तो वो क्या देखता है कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे, क्योंकि चुनाव का दिन था उस दिन। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। क्यों वो लोग इतना सुबह जा रहे थे? क्योंकि वे दोनों, यानी जो संकरण के नाना नानी है, वो लोग सुबह ही सुबह सबसे पहले वोट डालने जाना चाहते थे। संकरण जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। अब जो संकरण है, अब उसके मन में देखिए ये विचार आ रहा है कि आखिर वो लोग इतने एक्साइटेड क्यों हैं, इतने उत्साहित क्यों हैं वोट डालने जाने के लिए वहाँ। उनके नाना नानी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। अब जो नाना जी थे वो जल्दी जा रहे थे, उनको देर हो रहा था, तो वो संकरण को जल्दी में समझाए और बोले कि आज हम लोग अपने शासक, यानी अपने शासकों को चुनने के लिए जा रहे हैं, उनका चुनाव करने जा रहे हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने? देखिए, जो कुछ लोग थे वे लोग शासक कैसे बने होंगे, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। 50 नहीं, अब 74 ईयर हो गया, ठीक है। तो अब कम से कम 50 सालों से हम लोग चुनाव करके अपने शासकों को चुनते हैं, ठीक है। मतदान के जरिए, चुनाव के जरिए, वोट डाल के। मतदान यानी जनता जो वोट डालती है, उन वोट से गिनती होती है, जिसको ज़्यादा वोट मिलती है वो जीत जाता है, तो वो शासक बन जाता है। लेकिन बहुत पहले शासक कैसे बनते होंगे? अब देखिए, जो बहुत पहले थे वे शासक कैसे बनते, जो पहले के शासक थे वो कैसे चुने जाते होंगे, तो इसके बारे में हमने अध्याय 5 में अब पढ़ चुके हैं कि राजा संभव जन, यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। यानी जो आपके पहले के शासक थे उन्हें भी जनता के द्वारा चुना जाता था। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। मतलब पहले 3000 साल पहले ऐसा नहीं था कि राजा को जनता चुनती थी। कुछ लोग जो थे वे खुद ही यज्ञ करके, बड़े बड़े यज्ञ करके अपने आप को राजा प्रतिष्ठित कर लेते थे, अपने आप को खुद से ही राजा बना लेते थे वहाँ किसी भी जगह की, ठीक है। 3000 साल पहले ऐसा था। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसी ही योजना था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोग की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। अब देखिए, जो अश्वमेध यज्ञ होता था, ये राजा लोग अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए किया करते थे। तो अब इसमें होता क्या था, जो राजा था उनका एक शाही घोड़ा होता था, उसे ये लोग छोड़ देते थे स्वतंत्र, और अपनी थोड़ी सी सेना इनके साथ भेज देते थे, ठीक है। तो जहाँ उस घोड़े को बंदी बनाया जाता था, उन लोगों से ये लोग युद्ध करते थे। फिर उस युद्ध में उन लोग को हरा कर अपने घोड़े को ये स्वतंत्र कराते थे सिपाही, और फिर वो राज्य इनके राज्य में मिल जाता था। जो राजा अश्वमेध यज्ञ करता था वो अपने राज्य में मिला लेता था।
इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। देखिए मैंने बताया ना, जो घोड़ा जिसको अश्वमेध यज्ञ करके छोड़ा जाता था, उसे अगर दूसरा कोई राजा पकड़ लेता था तो उसे युद्ध करना पड़ता था इस राजा से, ठीक है। और फिर ये जो राजा ये अश्वमेध यज्ञ करता था वो और ताकतवर बन जाता था, शक्तिशाली बन जाता था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। फिर जो राजा हार जाते थे उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित बुलाया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहित द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। तो अब जो राजा थे, वो जो पुरोहित थे, मतलब जो राजा यज्ञ कराता था, उनके जो विशिष्ट पुरोहित यानी जो बड़े पुरोहित होते थे, उनके खास पुरोहित होते थे जो उनके यहाँ पूजा पाठ कराते थे, वो यज्ञ संपन्न कराते थे और उन्हें बहुत ज़्यादा उपहार और सम्मानित किया जाता था यज्ञ करने के बाद। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। अब जो अश्वमेध यज्ञ कराता था राजा, वो शक्तिशाली था, उसको बहुत शक्तिशाली माना जाता था। क्यों? क्योंकि वह युद्ध लड़ के अपने राज्य को बढ़ाता जाता था, ठीक है। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उनके लिए उपहार लाते थे। अब देखिए जो यज्ञ में शामिल राजा थे वो उनके लिए उपहार लाते थे। क्यों? क्योंकि वो हार चुके थे, उनके अंडर में आ गए थे, इसलिए वो उपहार लेके आते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे सिंहासन या बाघ की खाल के विशेष रूप से आसन पर बिठाया जाता था। अब जो राजा था जो यज्ञ करा रहा था, उसका भी मुख्य स्थान होता था, ठीक है, इस आयोजन में, यज्ञ में, ठीक है। उसे सिंहासन, बाघ की खाल के सिंहासन बना के उस पर बैठाया जाता था। विशेष तरह का ये सिंहासन होता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उनका सहचर होता था। अब जो युद्ध क्षेत्र होता था वहाँ जो राजा का सारथी होता था, यानी जो घोड़ा रथ, उनका रथ चलाने वाला, वो ही सहचर होता था। सहचर मतलब उनका खास आदमी। यज्ञ के अवसर पर वह राजा के विजयी और अन्य गुणों का गान करता था। अब जो सारथी था उनका, वही सब जगह यज्ञ के दौरान सभी को राजा के गुण और जीत के बारे में सबको बताता था, गाना गा के। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियां और पुत्र को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अब जो राजा के बेटे होते थे यानी राजकुमार, और जो रानियां होती थी, उन लोगों को भी यज्ञ करने पड़ते थे, अनुष्ठान करने पड़ते थे, बहुत सारे छोटे छोटे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। अब जो राजा लोग आते थे अनुष्ठान में, जिन्हें बुलाया जाता था, उनका सिर्फ यही काम था कि वो उपहार लेके आएँ और यज्ञ में बैठकर उस यज्ञ को देखें, यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखें। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। अब देखिए जो राजा था उसके ऊपर वो जो पुरोहित यज्ञ करा रहा था, वो पवित्र जल जो है उससे उसके ऊपर छिड़काव करता था, उसके राजा के ऊपर छिड़कता था, और फिर अन्य अनुष्ठान, आगे के जो अन्य अनुष्ठान होते थे वे करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। अब देखिए विष यानी जो वैश्य लोग होते थे समाज के, वे लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। अब जो पुरोहित थे वहाँ के, उन्हें वे पुरोहित इन वैश्य लोगों को शूद्र मानते थे, ठीक है। शूद्र मतलब आपके छोटी जाति के। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। अब देखिए इन लोगों को कई अनुष्ठान जो होते थे जिनमें इन्हें शामिल करना नहीं किया जाता था, ठीक है। इन्हें बहुत तरह के पूजा पाठों में शामिल नहीं किया जाता था। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ
पेशे के आधार पर वह वहाँ कौन कौन से वर्ग में शामिल थे। अब देखिए, जो आपने पढ़ा ऊपर तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, कैसे कैसे लोग उपस्थित होंगे, उसका एक लिस्ट बना लीजिए आप। अब पेशे के आधार पर वो लोग वहाँ क्या क्या काम करते होंगे, वो किस वर्ग से सम्मिलित हुए होंगे, ये भी बता दीजिए आप उसमें। वर्ण, अब हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण, इस शब्द उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना के क्षेत्र के कई ग्रंथ रचे गए हैं। अब देखिए, जो ये वर्ण है यह उत्तर भारत में खासकर जहाँ गंगा यमुना का क्षेत्र है वहाँ कई ग्रंथ हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब देखिए, जो वर्ण है उसके ऊपर उत्तर भारत में कई ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। देखिए, ये जो ग्रंथ हैं जो वर्ण पे आधारित हैं, ऋग्वेद के बाद इन्हें लिखा गया, इनकी रचना हुई, इसीलिए इसे उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं, ठीक है। अब देखिए, इनके अंदर में आते हैं ये सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और बहुत सारे ग्रंथ और भी आते हैं। पुरोहित द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। अब जो आपकी संपादन की विधियां हैं, पुरोहित हैं उसके द्वारा लिखी गई ग्रंथ हैं जो, हाँ, उसमें विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, यानी जो पूजा पाठ ये लोग कराते थे, हवन अवन, उसमें अनुष्ठान होता है ना, तो वो उसकी विधि जो है, पूजा पाठ करने की जो विधि है, उन ग्रंथों में लिखा हुआ है जो पुरोहित लिखे हैं। और वो सामाजिक नियमों को भी बताता है, उसमें सामाजिक नियम के बारे में भी दिया है, ठीक है। उस समय समाज में कई समूह थे जिसमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्प, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले और जंगल में रहने वाले शामिल थे। तो अब देखिए, उस समय समाज में कैसे कैसे लोग रहते थे। आपके पुरोहित, योद्धा, कृषक यानी कृषि किसान, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले आदिवासी, पशुपालक, ठीक है, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मजदूर यानी, ठीक है, इतने तरह के लोग थे। जहाँ कुछ पुरोहित और योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। अब देखिए, एक तरफ पुरोहित और योद्धा वैभवशाली भी हैं, ठीक है, वैभवशाली मतलब प्रतिष्ठा वाले, और वहीं किसान और व्यापारी पैसे वाले हैं, बहुत धनवान हैं। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक और मछली पकड़ने वाले शिकारी, भोजन संग्राहक निर्धन थे। अब देखिए, गरीब कौन कौन था। पशुपालक यानी पशु पालने वाले, शिल्पकार, शिल्प का कार्य करने वाले, श्रमिक, मजदूर, मछली पकड़ने वाले, शिकारी, ये जो भोजन संग्रह इकट्ठा करते थे, ये लोग निर्धन गरीब थे, ठीक है। पुरोहित ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था जिन्हें वर्ण कहते हैं। और वर्ण किसे कहते हैं? जो समाज को 4 भागों में बांटता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 भागों में बटा हुआ था समाज। इन्हीं 4 भागों को बांटने को वर्ण कहते हैं। इनके अनुसार प्रत्येक वर्ग के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। अब देखिए, जो 4 वर्ण बताया है, उन चारों के अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए थे उस समय। पहला वर्ण ब्राह्मण का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ कराना, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। अब आपका पहला वर्ण जो है वो ब्राह्मण है, ठीक है। तो इन लोगों का क्या काम था? वेदों को पढ़ना, पढ़ाना और यज्ञ करना, हवन करना, पूजा पाठ करना, और जिसके लिए इन्हें उपहार भी मिलता था। अब आपका दूसरा वर्ण था शासक का, जिन्हें क्षत्रिय कहा गया, ठीक है, ठीक है। जो शासक थे, इनका वर्ग क्षत्रिय था। इनका काम युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। अब ये देखिए, दूसरा वर्ग क्या था हमारा? क्षत्रिय, जो शासकों का होता है। तो इन लोग का क्या काम था? युद्ध करके
अपने राज्य की रक्षा करना। ठीक है। तीसरा स्थान पर विश्व या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे। अब देखिए, जो वैश्य थे इन्हें विश्व भी कहा गया है कई जगह। ये कृषक, पशुपालन थे और व्यापारी, तीनों लोग थे। ठीक, ये लोग ये कार्य करते थे। वैश्य और क्षत्रिय दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में सबसे अंतिम शूद्र का था। इनका काम अन्य तीनों की सेवा करना था। अब देखिए, जो ये लोग थे वैश्य और क्षत्रिय थे आपके, ये दोनों को हवन करने का, यज्ञ करने का अधिकार था, पर शूद्रों को नहीं था। अब चौथा स्थान वर्ण में किसका है और सबसे अंतिम, ये है शूद्रों का। इनका काम, ये जो 3 वर्ग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों की सेवा करना। ठीक है। इन्हें कोई अनुष्ठान का अधिकार नहीं था। अभी लोग को कोई अनुष्ठान, पूजा पाठ का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्र के समान माना जाता। पहले के ज़माने में औरतों को भी शूद्र के समान ही माना जाता था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। अब पहले के समय जो महिलाएं थी उन लोगों को, और शूद्र जो थे उन लोगों को वेद का अध्ययन करने का कोई अधिकार नहीं था। पुरोहित के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। अब जो पुरोहित थे उस समय के, उनके अनुसार जो जन्म है लोगों का, वर्ण है, वो जन्म के निर्धारण पे होता है, जन्म के आधार पे होता था लोगों का। अब जैसे ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण हो गया। ठीक है, ऐसे टाइप का। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मणी होती थी। बाद में कुछ लोग को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी और भोजन संग्राहक शामिल थे। देखिए, जो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मणी कहलाता। बाद में जो कुछ लोग थे जिन्हें अछूत माना गया, जिनका छुआ पिया कोई नहीं खाता पीता था, कोई ने उनसे टच नहीं होता था, छुआता नहीं था। अछूत वर्ग में शिल्पकार, शिकारी और भोजन संग्राहक शामिल थे। अब देखिए, शिकारी, शिल्पकार और भोजन संग्राहक जो थे वो इस अछूत वर्ग में आते थे। साथ में ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का कार्य करते थे। इन लोगों को संपर्क अपवित्र माना जाता था। अब देखिए, साथ ही साथ जो लोग शव को दफनाने, उन लोग को भी अपवित्र माना जाता था जो शव को दफनाने और जलाने का काम करते थे शवागृह में। ठीक है, उन लोग के संपर्क मतलब उन लोग से बात करना, उन लोगों को अपवित्र माना जाता था। जिन लोगों को ये लोग बात करते थे, जिन लोग से ये लोग छुआ जाते थे। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। अब जो ब्राह्मण थे, पुरोहित थे, उनके द्वारा बनाई गई ये वर्ण व्यवस्था जो थी उसे कई लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक काम के आधार पर, एक जन्म के आधार पर, दोनों आधार पर वर्ण व्यवस्था अलग अलग एकदम महसूस हो रही थी। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर भी वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। देखिए, अब जो कुछ राजा थे वो लोग अपने आप को पुरोहित से ऊपर मानते थे, ज़्यादा अच्छा मानते थे, श्रेष्ठ मानते थे। ठीक है। अब जो कुछ लोग और थे वो लोग जन्म के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था होती थी उसके खिलाफ थे, उसको सही नहीं मानते थे। देखिए, पर उनका कहना भी ठीक है। अगर कोई ब्राह्मण शिकार करे, व्यापार करना चाहे तो वो तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि वर्ण के आधार पर उसे वही कार्य करना है जो पहले बता दिया गया है। अब कोई क्षत्रिय चाहे तो वो वेद पुराण का अध्ययन नहीं कर सकता था, तो इसलिए ये भी चीज़ गलत है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यापार के आधार पर लोगों के भेदभाव को उचित नहीं समझते। अब देखिए, काम के आधार पर भी वर्ण व्यवस्था का भेदभाव भी ठीक नहीं है ना। जबकि कुछ लोग चाहते हैं कि अनुष्ठान संपन्न करने वाला अधिकार सबका हो।
अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि जो अनुष्ठान होता है, पूजा पाठ होती है, वो सबके द्वारा की जाए, सबको उसका अधिकार मिले, शूद्रों को भी। कई लोग ने छुआछूत की आलोचना की है। अब देखिए जो छुआछूत की व्यवस्था है उसकी कई लोगों ने आलोचना की है। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाके में सामाजिक आर्थिक असमानताएं बहुत कम थी। यहाँ पुरोहित का प्रभाव भी सीमित था। अब देखिए जो उपमहाद्वीप है, इसके जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं, यहाँ पे ये सामाजिक और आर्थिक असमानता जो है ये बहुत कम दिखाई पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे पुरोहित का प्रभाव भी बहुत कम दिखाई दिया, सीमित है। और बाकी जगहों पे पुरोहित का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखा गया है। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया? अब जो यहाँ के लोग थे उन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया होगा? जाति वाला, सामाजिक वाला और जन्म के आधार पे जो वर्ण व्यवस्था स्थापित की गई, इसी के कारण इन लोगों ने भेदभाव शुरू किया। जनपद, जनपद यानी जनों के रहने के पद। ठीक है, तो जनपद कहा गया इन्हें। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। अब जो जनपद के महायज्ञ जो करते थे वो राजा किसी एक जन का या थोड़े से जनों का राजा नहीं होता था, अब वो पूरे जनपद का राजा माना जाने लगा। क्यों? क्योंकि वो यज्ञ किया, महायज्ञ किया, उससे उसका राज्य का विकास हुआ, इसलिए वो ऐसा जनपदों का राजा कहा जाने लगा। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पेज नंबर 57 में दिखाए गए हैं। यानी आपके इसी चैप्टर के आगे पेज पे देखिए जनपद दिखाए गए हैं, आप उसमें देख सकते हैं। तो जो जनपद है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जन के बसने की जगह। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। ठीक है, आप लोग अपने मैप में आगे देख लीजिए कि जनपद कौन कौन से हैं उस समय के। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। अब देखिए जो पुरातत्वविद हैं उन लोगों ने जब खुदाई की है तो जनपदों की कई बस्तियां मिली खुदाई में। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी बस्तियां मिली। देखिए इसमें प्रमुख कौन कौन से हैं? दिल्ली का पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंगी खेड़ा इसमें प्रमुख है। देखिए कौन कौन सा मेन है मिला है। दिल्ली में के पास पुराना किला मिला, उत्तर प्रदेश में मेरठ जो है उसके पास, हस्तिनापुर के पास, एटा के पास, अतरंगी खेड़ा इनमें प्रमुख है। देखिए इतना आप लोग को खुदाई में जो कई बस्तियां मिली हैं वो ये सब हैं। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। अब देखिए उन लोग का घर कैसा था? झोपड़ियों वाला था। ठीक है, तो आप यही याद रखेंगे कि खुदाई में कहाँ कहाँ मिली? दिल्ली में, मेरठ में, हस्तिनापुर में, मेरठ के पास हस्तिनापुर। ठीक है, यानी आपका हस्तिनापुर में, एटा के पास अतरंगी खेड़ा में मिला है। ठीक, तो इन जगहों पे मिला है। खुदाई से हमें पता चलता है कि लोग खुदाई से वहाँ पे देखिए झोपड़ियाँ मिली कि मतलब ये लोग झोपड़ियों में रहते होंगे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। अब ये लोग मवेशियों और जानवरों को भी पालते थे। ठीक है, वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों ये सब फसलें उगाते थे। अब देखिए ये लोग कौन कौन सी फसल उगाते थे? चावल, गेहूँ, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल, सरसों ऐसी जैसी फसलें ये लोग उगाते थे। क्या तुम इन्हें इस सूची में कि तुम्हें किस ऐसी फसल का नाम मिला है उल्लेख जिसका अध्याय 4 में नहीं हुआ हो? मतलब आपको भी ऐसा कोई नाम पता है ऐसी कोई फसल का जिसका नाम चैप्टर 4 में न लिया गया हो? लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे।
जो ये लोग थे, ये लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। देखिए, कुछ धूसर रंग के और कुछ लाल रंग के मिट्टी के बर्तन होते थे। ये लोग मनके की तरह बनाते थे, फ्लावर पॉट होता है वैसा। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित घूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, इन लोग को चित्रित घूसर पात्र भी कहा जाता है। ये जो पूरा स्थल है, इसके विशेष प्रकार के जो बर्तन हैं, इन्हें चित्रित घूसर पात्र कहा जाता है। जैसा कि इनमें नाम से ही स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। अब जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट चल रहा है कि चित्रित यानी बर्तन पे चित्रकारी की हुई। घूसर वाला पात्र जो है, घूसर रंग का पात्र है, उसे चित्रित घूसर पात्र कहा गया है। ये आमतौर पर सरल रेखा तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में होते थे। मतलब ये सीधी रेखा में और ज्यामितीय आकार में होते थे। इन लोग का शेप ज्यामितीय आकार का होता था। आप ये चित्र में देख रहे हैं, यही है ज्यामितीय आकार का चित्रित घूसर। चित्रित घूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। अब देखिए, जैसा डिजाइन इस फोटो में दिख रहा है आपको, इस आकार की सिर्फ थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने होते थे। अब ये जो पात्र हैं, ये सुंदर चिकने होते थे क्योंकि ये सुंदर रंग के चिकने होते थे और इनकी सतह बहुत पतली होती थी। शायद इनका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। अब देखिए, शायद इन लोग को, जो घर के महत्वपूर्ण लोग हैं या कोई गेस्ट आया हो, उसके खाने के लिए ऐसे बर्तनों का प्रयोग ये लोग करते हों शायद। ठीक है। जनपद देखिए, छोटे छोटे शहर थे। अब महाजनपद, बहुत सारे शहरों को मिला के एक महाजनपद बनाया गया था। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। अब देखिए, जो 2500 साल था, उस समय के कुछ जनपद बहुत महत्वपूर्ण थे, बहुत इम्पोर्टेंट थे। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अब जो शक्तिशाली थे, इन्हें महाजनपद कहा गया। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपद की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थीं। अब देखिए, मैप 4 में आप देख लेंगे, नीचे आपके मैप है इसी पेज में, तो आप लोग उसमें देखिएगा, जो महाजनपद है वो उसमें दिखाया गया है। और ज़्यादातर महाजनपद जो है, उनकी राजधानियाँ भी दिखाई गई हैं। ठीक है, उनकी राजधानियाँ भी होती थी और कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। मतलब राजधानी में किला लगाया गया था कि कोई भी शत्रु राजधानी के द्वारा आपके जनपद, महाजनपद में प्रवेश न कर जाए। कई राजधानी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई थी। और दीवार किस चीज़ की बनाई गई थी? लकड़ी, ईंट और पत्थर की। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया हो गया होगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया ना कि जो राजा थे, वो लोग अपनी सुरक्षा के लिए, कि कोई बाहर का देश का राजा इन पे हमला न कर दे, उसके डर से इन लोगों ने ऐसे किले बनवाए होंगे अपनी सुरक्षा के लिए। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल और ऊंची प्रभावशाली दीवार पर खड़ी कर दीवार अपनी समृद्धि को दर्शाते थे और शक्तिशाली का प्रदर्शन करते थे। अब जो कुछ राजा थे ना, वो अपनी राजधानी में चारों ओर खूब बड़ी बड़ी विशाल दीवारें खड़ा करके अपने प्रभाव को, उन दीवारों को खड़ा करके अपने प्रभाव को, अपने आप को शक्तिशाली दिखाने और समृद्ध यानी पैसे वाला दिखाने की कोशिश करते थे। अब देखिए, आप ये मैप है जो मैंने मैप 4 बताया, इसमें देखिए महत्वपूर्ण जनपद भी हैं, महाजनपद भी हैं और नगर भी हैं। ठीक है, गंधार ना, और तक्षशिला, हस्तिनापुर, पांचाल, कुरु, अवंती, उज्जैन, कौशाम्बी, कौशल, राजगिरी, मगध, वैशाली, वज्जी, अंग। ठीक है, ये सब देखिए जनपद और महाजनपद हैं। अब इसमें देखिए नदियों के बारे में भी दिया है। काबुल नदी, सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब,
रावी, व्यास, सतलुज, यमुना, गंगा, चंबा, नर्मदा, ताप्ती, सोन नदी, महानदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, पेनार नदी, कावेरी नदी। ठीक है, ये पूरे मैप में आपके बताया गया है। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों ने उस पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। अब देखिए, जो किले बनवा देते थे उसकी वजह से अंदर जो किले के अंदर थे लोग रहते थे, उन पर राजा का नियंत्रण बनाना आसान हो जाता था एकदम। इस तरह की विशाल दीवार बनाने व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटें पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चों के लिए इनके लिए अन्यथा परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की भी आवश्यकता होती होगी। अब जो राजा है वो जो किला बनाता था अपनी राजधानी में, उसके लिए एक योजना की ज़रूरत पड़ती होगी व्यापक। ठीक है, कि कैसे उसको बनाना है, कितना मटेरियल चाहिए, ये सब, और लाखों ईंटों की ज़रूरत होती होगी वहाँ और पत्थरों की, जिसका इंतज़ाम करना पड़ता होगा। कितना समय ये ईंटें ढोने में लग जाता होगा। हजारों स्त्री पुरुष जो थे और बच्चे वहाँ पे अथक मतलब दिन रात मेहनत करके वो ये किला बनाते हैं। इनके लिए संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती होगी। अब जो ये लोग थे, इन्हें संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती होगी। पता नहीं इन्हें संसाधन मिलते थे या नहीं। ठीक है, जब राजा सेना रखने लगे, सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। अब देखिए, जब राजा सेना रखने लगे थे उस समय के, तो वो लोग नियमित रूप से उनको वेतन मिलने लगा। उनको महीने महीने वेतन मिलने लगा और फिर वो लोग पूरे साल तो उन लोग को रखा जाता था। कुछ भुगतान मतलब पैसा मिलने लगा जब रोज, तो उन लोग को पूरे साल काम करना पड़ता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्के के रूप में होता था। अब देखिए, जो कुछ भुगतान थे सिपाहियों को, वो जो आहत सिक्के हैं, पेज नंबर 92 यानी पेज नंबर 92 में चित्र में देखो, आहत सिक्के वो होते थे जिसको ढलाई करके कोई भी आकार का बना दिया जाता था। ये सिक्के उस समय बहुत चलते थे। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे। अब जो लेसन 9 है उसमें आप इन सिक्कों को देख पाएंगे, उस लेसन में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो आहत सिक्कों के द्वारा इनको सैलरी दी जाती थी। महाजनपदों में राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजा को किस प्रकार निम्न दो अंतर बताइए। अब देखिए, महाजनपद के राजा और ऋग्वेद के राजा, इनमें अंतर बनाइए दो ठो। ठीक है, देखिए, किले की दीवार बनाई जा रही है मजदूर की तरह। ठीक है, कौशाम्बी के किले की दीवार है ये ना, ये कौशाम्बी में दीवार मिली है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण लगभग 2500 साल पहले हुआ था। यानी जो 2500 साल था उसके पहले का ये दीवार है, जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के इस समय के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के आगे पास में मिली है ये।
ठीक है। ये जिस जगह मिली है वहाँ का नाम कौशाम्बी है। ठीक। कर महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे। अब देखिए कर कैसे टैक्स कैसे लिया जाता था जनता से। तो अब जो महाजनपद के राजा थे वो विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। अब देखिए, अब जो राजा थे अब वो बड़ी सेना रखेंगे, विशाल किला बनवाएंगे, तो उसमें खर्चा तो लगेगा ही। तो वो खर्चा कहाँ से पूरा करेंगे वो? तो वहाँ की जनता से कर लेके ये खर्चा पूरा किया जाता होगा। ठीक है। इसके लिए इन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अब देखिए, इतना होने के बाद भी अभी कर्मचारी यानी और काम करने वाले लोगों की भी इन्हें ज़रूरत होती थी। अतः महाजनपद के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। अब जो महाजनपद के राजा लोग थे वो लोग जो समय समय पे अगल बगल के राजा लोग या कोई आता था इनसे मिलने, कोई राजा, जिनके लिए उपहार लेके आता था, तो ये उस उपहार के आश्रय सिर्फ नहीं थे ना, ये अब लोगों से नियमित रूप पे कर वसूलने लगे थे। कर यानी टैक्स। ठीक है। फसलों पर लगाए गए सबसे महत्वपूर्ण थे। कर जो है वो फसलों पे लगाए गए जो सबसे महत्वपूर्ण कर थे, क्योंकि वे अधिकांश लोग कृषक थे। अब देखिए, फसलों पे भी लगा था तो यानी कृषक को वो कर देना पड़ता था। तो अब जैसे लगा होगा कि फसल का 1/6 भाग का हिस्सा कर के रूप में दिया जाएगा। समझिए। अब यहाँ के जो लोग थे ज़्यादातर वो किसान थे, तो इन लोगों को टैक्स चुकाना पड़ता था। इन लोगों को कैसे टैक्स देना पड़ता था? 1/6 भाग, प्रायः उपज का 1/6वां भाग हिस्सा कर लेने के रूप में निर्धारित किया जाता है, जिसे भाग कहा गया। अब देखिए, अब जो वहाँ किसानों की जो उपज होती थी पूरी, उसका 1/6 भाग जो होता था वो कर के रूप में ले लिया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों के रूप में भी ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रारंभ श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसा कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। अब देखिए, जो कारीगर थे उन लोग के ऊपर भी टैक्स लगाए गए थे, कर लगाए गए थे। अब प्रायः ये लोग जो कारीगर थे, इन लोगों से श्रम के रूप में कर चुकवाया जाता था। काम करने के लिए भी तो कोई चाहिए, तो अगर इसीलिए इन लोगों से राजा लोग काम नहीं करवाते थे। कोई फ्री फंड में किसी का काम क्यों करेगा? तो कर के रूप में ये लोग राजा के काम करते थे। अब कौन कौन काम कर रहा था? बुनकर, सोनार, लोहार, जो 1 महीने में 1 दिन ये लोग को राजा के यहाँ पूरा दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था। और देखिए, जो पशुपालक थे हैं, उनको पशु जो थे, पशुपालक थे, उन्हें भी कर देना पड़ता था पशुओं को पालने के एवज में। ठीक है। कोई उत्पादन के रूप में, अब कुछ उत्पादन करते हैं वो लोग, तो उसके रूप में वो कर दे सकते हैं। व्यापारियों के सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। अब जो व्यापारी थे वो सामान जब खरीदते बेचते थे तो उन लोग को भी टैक्स चुकाना पड़ता था। ठीक है।
आखेटकों और संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुओं को खरीदने वस्तुएं देनी होती थी। अब जो आखेटक और संग्राहक थे, जंगल में रहने वाले यानी आदिवासी, वो लोग भी जंगल से प्राप्त वस्तुओं को कर के रूप में इन्हें देनी पड़ती थी राजा को। आखेटक और खाद्य संग्राहक को राजा को क्या देते होंगे? अब जो आखेटक और खाद्य संग्राहक है वो राजा को क्या देते होंगे? फल, महंगे महंगे फूल और बाकी बहुत कुछ देते होंगे, हमें नहीं मालूम। आप देख लीजिए कृषि में परिवर्तन। अब जो कृषि है उसके में क्या क्या परिवर्तन हुआ ये अब हम जानेंगे। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन हैं। अब देखिए ये जो युग है, इस युग में जो महाजनपद के युग में कृषि के क्षेत्र में दो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है, बड़े परिवर्तन है। हाल के फाल अब लोहे के बनने लगे। हल के जो फार थे वो लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना लोहे की फाल से आसानी से जोता जा सकता था। अब देखिए जो लकड़ी का फाल लगता था वो लोहे का लगने लगा, ठीक है। और जो मोटी ज़मीन होती थी, कठोर ज़मीन, वहाँ पे भी वहाँ लकड़ी की फाल से नहीं हो पाता था फसल, पर इसकी वजह से लोहे की फाल की वजह से ये होना जाना आसानी हो गया। इसलिए फसलों की उपज बढ़ जाती। और देखिए इससे ये हुआ कि फसलों की जो उपज थी वो बढ़ने लगी। दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया। अब जो धान के पौधे थे उसका लोगों ने रोपण शुरू कर दिया, मतलब धान के पौधों को रोपना शुरू कर दिया था। अर्थात खेती के बीज छिड़ककर धान उपजाने की बजाय धान के पौधे लगाकर उनका रोपण शुरू किया गया। अब जो ये लोग बीज की बजाय धान के पौधे रोपकर फसलें उगाते थे, ठीक है। अब पहले की तुलना में ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी अच्छी होने लगी थी। अब देखिए ये जो लोग थे, ये लोग बता रहे हैं कि पहले की तुलना में जो बहुत ज़्यादा पौधे जीवित हो जाते थे, ठीक है, धान के, तो इससे फसल और ज़्यादा होने लगी। इनमें कमर तोड़ परिश्रम था। अब ये खेती करने में तो कमर तोड़ परिश्रम लगता था, तो ये काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेती मजदूर करते थे। अब जो ये काम था खेती का, वो दास दासी करते थे या भूमिहीन मजदूर करते थे, समझी, ठीक। अब ये लोग ही खेती में कार्य करते थे। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तन को प्रोत्साहन क्यों देते थे? अब जो राजा थे, जो परिवर्तन आया उसको प्रोत्साहन क्यों देने लगे थे? ये क्या है, तुम इसके बारे में जानते हो? सूक्ष्म निरीक्षण। अब हम लोग बारीकी से निरीक्षण करेंगे मगध का, यानी मगध के बारे में छोटी छोटी बातें हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। मानचित्र 4 पेज नंबर 57 में मगध ढूंढो। अब जहाँ मैप दिया है वहाँ पे आप मगध ढूंढिए। मानचित्र 4 जो है, लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। अब देखिए 200 साल में मगध डेवलप हो गया और वह महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। अब जो गंगा और सोन नदी थी वो मगध से होकर बहती थी। इससे देखिए कई फायदे थे। एक तो यातायात का काम हो जाता था, जल वितरण हो जाता था और ज़मीन उपजाऊ हो जाती थी। ये सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों में भरा था। अब जो मगध राज्य है, जनपद है, उसका एक हिस्सा
जंगल से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षण कर सेना के काम में लगाया जाता था। अब जो जंगल में रहने वाले लोग थे, रहने वाली हाथियाँ थी, उनको पकड़ लिया जाता था और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो राजा के साथ युद्ध में जा सके। ठीक है, सेना का काम करे। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ी, रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। अब देखिए, जंगल है तो वहाँ से लकड़ियाँ तो मिलेंगी। जंगल से जो लकड़ियाँ मिलती थी उससे घर, गाड़ी, रथ बनाया जाता था ना। और इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। अब देखिए, यहाँ पे लौह अयस्क की खदानें हैं। ठीक है, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी। अब जो मजदूर औजार और हथियार बनते हैं वो यही लौह और अयस्क की खदानों से मिले लौह और अयस्क से बनते हैं। इसी कारण यहाँ का देश, ये जो मगध जनपद है, वो विकसित हो रहा था और इसीलिए इसके लिए बार बार युद्ध किया जा रहा था इसे जीतने के लिए। मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। अब देखिए, मगध के जो दो सबसे शक्तिशाली राजा थे, उनके एक का नाम था बिंबिसार, एक का नाम था अजातशत्रु। ठीक है, अन्य, अब ये देखिए, ये किसी शासक वंश के शासक थे। इन्होंने बहुत युद्ध लड़े और हर बार विजय प्राप्त की। ये देखिए, ये गुप्त वंश के शासक थे बिंबिसार और अजातशत्रु। ये बहुत प्रतापी और न्यायप्रिय राजा थे ये लोग। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। देखिए, अब जो अन्य जनपद होते थे उन्हें जीतने के लिए ये लोग बहुत सारे साधन अपनाते थे। ठीक है, महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। अब इस राज्य के महापद्मनंद जो हैं वो एक और महत्वपूर्ण शासक थे, जिन्होंने बहुत सालों तक, लंबे वर्ष तक इनके वंश ने शासक किया था। इन्होंने अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र को इस उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। अब देखिए, ये जो उत्तर पश्चिमी राज्य था वहाँ तक इस महापद्मनंद ने अपने राज्य को फैलाया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया। अब देखिए, जो बिहार का राजगृह था वो मगध की राजधानी थी, पुरानी राजधानी वही थी मगध की। और बाद में पाटलिपुत्र यानी आज का पटना जो है उसे राजधानी बनाया गया। ठीक है, 2300 साल से पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर वह मिस्र और पश्चिम एशिया में कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारत में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। अब देखिए, जो 2300 साल पहले की बात है, पहले के समय की बात है कि जो मैसिडोनिया का राजा सिकंदर था वो पूरा विश्व जीतना चाहता था, विश्व विजय करना चाहता था। तो वो अपने एरिया में उधर की तरफ पूरी तरह नहीं जीत पाया, तो वह मिस्र और उसके पश्चिमी एशिया राज्य को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप के व्यास नदी के किनारे आ खड़ा हुआ वो। ठीक है, व्यास नदी तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। अब जो वो था वो मगध सेंटर में था भारत की,
ठीक है, वो उसके ऊपर कूच करना मतलब मगध की तरफ आना चाहता था। तब उसके सिपाहियों ने उसे मना कर दिया। इस बात से भयभीत होकर कि भारतीय शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बड़ी सेना थी। अब देखिए उसकी सेना जो थी वो डर गई, क्योंकि उस समय वो भारतीय के जो राजा थे, शासक थे, उनके पास पैदल रथ और हाथी गाड़ी की बड़ी सेना थी। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखीय सेनाओं के बीच में क्या अंतर है? अब देखिए आपको यह बताना है ऋग्वेद की सेना में और इस समय की सेना में क्या अंतर दिखता है। ठीक है, अब दूसरा कौन सा शासक है? वज्जी। अब देखिए ये भी मगध की तरह शक्तिशाली शासक है। ठीक है, वज्जी जो है, जैसा कि तुमने पढ़ा होगा कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। अब देखिए जो मगध था वो तो शक्तिशाली राज्य था ही, पर उसके नज़दीक एक और राज्य था जिसका नाम था वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली थी, जो बिहार में है। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। अब जो यहाँ की शासन व्यवस्था थी वो थोड़ी अलग थी। ठीक है, और शासन व्यवस्था से जिन्हें गढ़ या संघ कहा जाता था। अब देखिए गढ़ क्या होता है? अब देखिए गढ़ क्या होता था? गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों में रहने वाले समूह को लिए किया जाता था। अब जो वहाँ पे गढ़ का प्रयोग क्यों किया जाता था? जो बहुत सारे लोग एक साथ रहते थे उन्हें गढ़ कहा जाता था, उस समूह को गढ़ कहा जाता था। ठीक है, संघ अर्थात संगठन या सभा। संघ का मतलब संगठन या सभा होता था। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। अब देखिए गढ़ या संघ जो था उसमें कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। अब वहाँ पे देखिए कई लोग उस समय में कई लोग एक साथ भी शासन करते थे, समझे? जैसे दो भाई मिलके शासन करते थे, ऐसे। जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। अब दो लोग अगर शासन कर रहे हैं तो वो दोनों राजा कहलाते थे। ठीक है, सभाओं में बैठकर ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस, वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। अब देखिए ये जो राजा लोग थे, अब हम दो लोग को लेके चल रहे हैं, जैसे मैं बता रही हूँ। तो ये जो राजा थे ये दोनों विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान भी एक साथ बैठ के संपन्न करते थे। जैसे एक राजा करता था वैसे ही 2-3 कई राजा करते थे जो एक साथ राज्य करते थे। तो ये राजा लोग अनुष्ठान में भी एक साथ बैठते थे और इसे एक साथ संपन्न करते थे। अब जो सभाएं हैं उनमें बैठकर ये लोग बहस करते थे, वाद विवाद करते थे और उसके जरिए तय किया जाता था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है और वो क्या किस तरह करना है। ठीक है, कोई भी नियम कानून या कोई भी चीज़ के बारे में ये लोग सभा में वार्तालाप के द्वारा तय करते थे। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां और दास कामकार और इन सभाओं का हिस्सा नहीं ले सकते थे। अब देखिए स्त्रियां जो थीं वो कामकार जो थे और दास जो थे ये लोग इस सभा में हिस्सा नहीं लेते थे। उन लोग से युद्ध, राजन, शासन व्यवस्था इससे कोई मतलब नहीं था। बुद्ध और महावीर, जिनके बारे में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे, दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत सजीव वर्णन मिलता है।
अब देखिए, जो बुद्ध और महावीर थे, जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे और ये बौद्ध धर्म के, ठीक है, ये दोनों लोग ही गण और संघ से संबंधित थे, ठीक है। इन लोग के भी राजा बड़े बड़े राजा नहीं थे, वो भी कोई गण और संघ के राजा थे, हाँ, जिनके बारे में आप लेसन 7 में पढ़ेंगी। बौद्ध साहित्य में इनके जीवन पे बहुत जो गण के राजा रहते हैं, इनके जीवन में बहुत सजीव वर्णन मिलता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें इनके बारे में मिलती हैं। वज्जी, यह संघ का एक वर्णन दीर्घ निकाय से मिलता है। वज्जी संघ जो है उसका बारे में वर्णन, विस्तृत वर्णन कहाँ मिलता है हमें? दीर्घ निकाय से मिलता है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए हुए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अब देखिए, जो दीर्घ निकाय है वो एक फेमस बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, बौद्ध धर्म की पुस्तक है, वो धार्मिक पुस्तक है जिसमें बुद्ध जो थे उनके बहुत सारे व्याख्यान दिए हुए हैं, मतलब उसके बुद्ध के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया होगा। अब ये समय करीब 2300 साल पहले का है। अजातशत्रु और वज्जी संघ, अब जो अजातशत्रु राजा था मगध का और वज्जी संघ जो थे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। अब जो अजातशत्रु है वो बुद्ध के समय के थे, ठीक है, तो वो वज्जी संघ पे आक्रमण करना चाहते थे, वज्जी संघ को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे। तो वो अपने मंत्री जो वस्कार थे उनको ये युद्ध करें या ना करें इसके लिए महात्मा बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए ये उन्हें भेजते हैं। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक, अब देखिए, जो बुद्ध हैं उन्होंने वो जो मंत्री गए थे अजातशत्रु के, उनसे पूछा कि वहाँ वज्जी संघ में सभाएं होती हैं नियमित, वज्जी संघ में रोज़ सभा होती है, वहाँ के सभी सदस्य उस सभा में उपस्थित रहते हैं, मीटिंग में जो होती है, सभा होती है, उसमें वहाँ के सभी सदस्य होते हैं। तो जब बुद्ध को पता चला कि हाँ ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी जो हैं वो तभी तक उन्नति करेंगे जब तक तब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारस्परिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये लोग क्यों विकसित होते रहेंगे? ये लोग अगर पूरी सभा रोज़ नियमित तौर पे करते रहें, आपस में मिलजुल कर काम करते रहें और सभी नियमों का पालन करते रहें और बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, तभी ये लोग बढ़ सकेंगे। और वज्जी की महिलाओं के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। अब जो वज्जी की महिलाएं थीं उनके साथ ये लोग जोर ज़बरदस्ती करके संबंध नहीं बना सकते थे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, तब तक ये लोग विकास करेंगे। शहरों और गाँव में चैत्यों को रख रखाव करेंगे। अब जो शहर और गांव थे वहाँ पे चैत्य को रखेंगे अच्छे से। विभिन्न मतावली संतों का सम्मान करेंगे, उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं देंगे। मतलब जो साधु संत आते जाते रहते हैं उन्हें इज्जत सम्मान देंगे और उन्हें रोकेंगे नहीं आने जाने से। वज्जी संघ अन्य महाजनपदों से भिन्न था, कम से कम 3 अंतर बताओ। अब देखिए वो कैसे भिन्न था, इसके 3 अंतर आपको बताने हैं।
कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। देखिए जो शक्तिशाली राजा थे वो जो ये संघ थे, वज्जी संघ और अलग अलग ऐसे और संघ थे, उन्हें वे जीतना चाहते थे। इनके बावजूद इनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चला रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर इन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में तुम 11 अध्याय पार्ट 11 में पढ़ोगे। तो अब जो ये थे बहुत सारे जो शक्तिशाली राजा थे वे इन्हें अपने में मिलाना चाहते थे, अपने राज्य में इन पे जीत हासिल करना चाहते थे। पर उसके बावजूद लगभग 1500 साल पहले तक पता चलता है कि ये वज्जी संघ जो था वो अलग था। ठीक है, 1500 साल बाद जो गुप्त वंश था उसने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर इन्हें अपने में शामिल कर लिया। इसके बारे में तुम लेसन 11 में पढ़ोगे। अपने एटलस में यानी अपने मैप में यूनान और एथेंस को ढूंढो। ठीक है, लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की थी जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। अब देखिए आप अपने मैप में यूनान और एथेंस को ढूंढिए। लगभग कम से कम 2500 साल पहले एथेंस के जो लोग थे उन लोगों ने एक नई शासन व्यवस्था की स्थापना की थी जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहा गया। यह लगभग 200 साल तक चली। ये जो गणतंत्र व्यवस्था थी यह 200 साल तक चली थी। इनमें 30 साल से ऊपर के उन पुरुषों को पूर्ण नागरिक प्राप्त थी जो दास नहीं थे। अब देखिए यहाँ के जो 30 साल से ऊपर के वो पुरुष थे उनको नागरिकता प्राप्त थी यहाँ की, जो दास नहीं होते थे यहाँ के। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेके साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। अब जो यहाँ की सभा थी वो महत्वपूर्ण विषय के बारे में निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी सभाएं। ठीक है, इस सभा के सभी नागरिक भाग लेते थे। अब ये जो सभा थी उसमें वहाँ के सभी नागरिक भाग ले लेते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेनाएं देनी होती थी। अब देखिए जो शासक थे ये लोग को नियुक्ति के लिए लॉटरी व्यवस्था के द्वारा, मतलब लॉटरी निकालते थे। उसमें जितना नंबर जिस नौकरी के लिए होती थी, जिस पद के लिए होता था और जिसे मिलता था, फिर भी जिसे जो पद मिल जाता था लॉटरी के द्वारा तो उसे वो पद दे दिया जाता था। और जो सभी से नागरिक थे वो सेना और नौसेना में सेवाएं देनी ही होती थी। उन्हें सेना में और नौसेना में नौकरी करनी पड़ती थी। औरतों का नागरिक का दर्जा नहीं मिला था। अब जो औरतें थी वहाँ की उन्हें नागरिकों का दर्जा नहीं मिला था। ठीक है, व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने वाले और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी ये नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। अब देखिए व्यापारी और शिल्पकारी जो थे उन लोग को और एथेंस में रहने वाले बहुत से काम करने वाले जो विदेशी लोग थे जो बाहर से आए थे यहाँ काम धंधा करने लगे थे उन लोग को भी वहाँ की नागरिकता नहीं मिली थी। ठीक है, एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिकता नहीं मिले हुए थे। अब जो यहाँ के खदान में काम करने वाले दास थे, खेत में, घर में और कार्यशालाओं में इन दासों को भी नागरिकता नहीं दी गई थी। क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? अब देखिए ये जो बातें आप सुन रहे हैं सारी एथेंस के बारे में, क्या उससे लगता है आपको कि जो एथेंस है इसमें सच में जनतंत्र था? यहीं हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल।